नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था परसेंटेज, प्रतिशत, और हम रोज़ प्रतिशत में पाँच पाँच प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो देखिए, आज के जो अगले पाँच प्रश्न हैं वो देखते हैं अपन। तो कल तक हमने 25 तक हल किए थे। अब देखो 26वां देखते हैं अपन। इसमें अपन से क्या कह रहा है? अपन से कह रहा है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जो है, देखो आगे कह रहा है यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो, ठीक है, तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखते हैं। देखो अपन से कह रहा है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक लाने जरूरी है। इसका मतलब ये है कि पासिंग मार्क जो है वो भाई क्या है, 40% है। जो भी विद्यार्थी 40% लाएगा, बताओ वो परीक्षा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो है 40%। ठीक, जो भी 40 लाएगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार, तो ये कोई उम्मीदवार है ये वाला, और ये जो उम्मीदवार है बताओ इस उम्मीदवार ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो अपन को दे रखा है कि 220। ठीक है, तो ये 220 लिखा। 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब ये कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 20 अंक से फेल हो रहा है। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो रहा है। मान लो अगर मैं ये 220 में 20 जोड़ दूं तो ये वाला उम्मीदवार भी पास होगा या नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी फेल होगा उसको फेल नहीं करना है, सारे पप्पू पास करने हैं। सारे पप्पू क्या करने हैं, पास करने हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैंने इसमें 20 जोड़ दिया तो ये पप्पू भी पास हो जाएगा, और पास होगा इसका मतलब किसके बराबर आ जाएगा, 40% के। तो 40% बराबर 220 में 20 ऐड करूंगा तो 240। तो 1% बराबर में क्या होगा, तो 1% बराबर होगा 240 बटे में 20। और जब बटे में 40, 220 बटे में ये कितना है, 40 है। जब 1% बराबर ये होगा, तो बताओ अपन से क्या पूछ रहा है, उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो अधिकतम यानी कुल ज्ञात करने हैं, तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग देंगे 24 में 6 बार गया, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100। तो बताओ परीक्षा में जो अधिकतम अंक थे वो अधिकतम अंक कितने थे, तो भाई अधिकतम अंक थे 600। यानी कितने नंबर का पेपर था, 600 नंबर का था। और यही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण पूछेगा, कभी अनुत्तीर्ण पूछेगा, कभी कुल संख्या पूछेगा, कभी अपन से किसी का प्रतिशत ज्ञात करवाएगा। जैसे मान लो अपन कक्षा 10 में पढ़ते थे तो कितने % अपन ने बनाए, तो उस प्रकार से परसेंटेज भी अपन से निकलवाता है। तो जैसा भी प्रश्न में पूछें तो देख लेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कुछ भी हो जाए पप्पू को पास करना है। क्या करना है, पप्पू को पास करना है, बस बात खत्म है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। ठीक है, अब देखो परीक्षा जो है उसका उत्तीर्णांक है, और उत्तीर्णांक जो है वो है भाई कितना, 33% है। तो ये लिखा मैंने 33% है। अतुल ने 150 अंक प्राप्त किए हैं। अब बताओ अतुल ने कितने प्राप्त किए हैं, तो अतुल जो है उसने अंक प्राप्त किए भाई 150, और 150 अंक प्राप्त करने के बाद में वह 48 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी ये अतुल बताओ कितने अंक से फेल हो रहा है, 48 से। तो मैंने अभी आपको कहा कि जो भी फेल होगा
उसको क्या कर देना है, पास कर देना है। तो यहाँ देखते हैं, तो 33% उत्तीर्णांक है, यानी जो भी 33% लाएंगे वो पास हो जाएंगे। अतुल 150 ही लाया, ठीक है, और 48 से फेल हो गया। 48 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो बताओ अतुल भी पास होगा कि नहीं होगा? अतुल पास होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कितने अंक आएंगे, 198। और 198 जो है वो किसके बराबर है, 33% के। तो 33% बराबर 198 है, तो बताओ 1% बराबर क्या होगा, तो 198 बटे में 33। तब 1% बराबर ये है, तो बताओ कुल के लिए किससे गुणा करूँगा, 100 से। अब देखो 33 से 198 कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। तो देखो कितनी बार कटेगा, तो 6 18 और 6 18 और 1 19, यानी 6 बार कट जाएगा। तो कुल पूर्णांक, परीक्षा का जो कुल पूर्णांक था, ठीक है, वो था, ये कितने नंबर का पेपर था, 600 नंबर का था। ध्यान रखना ये अपना आंसर नहीं आया है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं आगे। अतुल ने 150 अंक प्राप्त किए और वह 48 अंक से फेल हो गया। तो बताओ अतुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसका मतलब हमको ये बताना है कि भाई ये जो अतुल है, ये अतुल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है। तो देखते हैं। अब देखो जैसे अपन कक्षा 10 में पढ़ते थे तो वहाँ परसेंटेज किस प्रकार से निकालते थे भाई, जैसे 600 नंबर का पेपर हुआ, 600 में से अपने आए 300 नंबर, तो इसका मतलब आधा 50% बनी। लेकिन निकालते कैसे थे, तो नीचे कितने नंबर का पेपर होता था उसको लिखते थे, ऊपर कितने अपन ने प्राप्त किए वो आता था ऊपर, और परसेंटेज ज्ञात करना होता था, इसलिए 100 से गुणा कर देते थे। तो वैसे यहाँ करेंगे। बताओ पेपर कुल टोटल कितने नंबर का है, 600 का, वो आएगा नीचे। अब 600 में से अतुल कितना लाया, तो अतुल लाया है 150, तो यहाँ लिखा 150, और प्रतिशत ज्ञात करना है, तो बताओ किससे गुणा करूँगा, 100 से। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 6 से काटूंगा मैं तो ये कटेगा, 6 दूनी 12, 3 बच गए, 6 पंजे 30, इसका मतलब 25%। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 25%। अतुल ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 25%। तो ये हमारा बताओ क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन से पूछेगा। कभी कभार कोई यहाँ दो व्यक्तियों की आपस में तुलना करेगा, एक किसी से ज़्यादा लाएगा, एक किसी से कम लाएगा, तो फिर ध्यान रखना ऐसी अवस्था में दोनों समीकरण का मान हम बराबर करके फिर उसको निकालते हैं अपन। तो देखते हैं जैसे जैसे आएंगे प्रश्न वैसे वैसे अपन हल करते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखो इसमें अपन से क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है राम ने अपने वेतन का 20% बड़े पुत्र को, 30% पुत्री को, 20% अपनी पत्नी को तथा 10% दान कर दिया। यदि उसके पास 3400 रुपये शेष बचते हैं तो बताओ उसका मासिक वेतन क्या था। ठीक है, अब देखो यहाँ राम का हमें मासिक वेतन बताना है। तो राम जो है वो भाई 20%, तो बताओ किसको देता है, अपने बड़े पुत्र को। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि राम जो है, राम को जो भी वेतन मिला उसका 20% दे देते हैं भाई किसको, बड़े पुत्र को। फिर इसके बाद में 30% पुत्री को। तो बताओ राम अपने वेतन का कितना प्रतिशत पुत्री को देते हैं, तो 30%। फिर इसके बाद में पत्नी को, और पत्नी को देते हैं 20%। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत बचता है उसको में से 10% राम दान कर देते हैं। ऐसे इस प्रकार से ये तो राम का खर्चा हो गया। ये सब कुछ खर्च करने के बाद राम के पास में शेष इनकम बचती है, और वो शेष जो है वो बचते हैं, शेष इनकम बचती है 3400 रुपये। यही प्रश्न में कहा गया है कि इतना कुछ खर्च करने के बाद राम के पास बताओ कितने रुपए शेष बचे, 3400। अब देखो इन सबको जोड़ लेते हैं अपन। तो जोड़ेंगे तो देखो 30 और 20 50, 20 70 और 10 80, 80% राम खर्च कर चुका है। तो बताओ राम के पास में अब शेष कितना परसेंट बचा, 80% खर्च हो गया, तो इसका मतलब 20% राम के पास में शेष बचा है। बचा है नहीं बचा, बताओ। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 20% है ये बराबर है 3400 के, है या नहीं है? तो 20% बराबर है भाई 3400 रुपये। तो बताओ
1% बराबर में क्या होगा, तो ये होगा 3400/20। और जब 1% बराबर में ये है, प्रतिशत का मामला है, तो बताओ किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग देंगे तो यानी 170 बार, और 170 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17,000 रुपये। तो बताओ राम का, यानी किसका पूछा है, राम का मासिक वेतन क्या है, तो ये 17,000 होंगे, ये राम का क्या होंगे, मासिक वेतन होगा ये। तो राम का जो मासिक वेतन है वो बताओ कितने रुपए है, 17,000 रुपये है, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखो इसमें अपन से क्या कह रहा है, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर। अब देखो बलवीर जो है वो अपनी आय का कितना प्रतिशत, 20% किस पर खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, शेष का 40% वह अपने भोजन पर, फिर शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है, यानी अपन को उसकी मासिक आय बतानी है। अब देखो यहाँ ध्यान से, पिछले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंतर है। और वो अंतर क्या है कि वहाँ तो सीधा सीधा दिया था कि राम अपनी आय का इतना % बड़े पुत्र को देता है, इतना पुत्री को देता है, इतना पत्नी को दे देता है, उसके बाद में ये दान कर देता है, उसके बाद में ये शेष बचता है। ठीक, यानी शेष लास्ट में बचता है, वो बात करी थी। ये हर बार कर रहा है कि बलवीर अपनी आय का 20% तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, फिर शेष का, तो इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अब मैं 2 तरीके से बताता हूँ। देखो इसको एक तो अपन परसेंटेज के हिसाब से 100 मान के हल करते हैं, वैसे भी आप हल कर सकते हो। अब वैसे हल कैसे करोगे, तो परसेंटेज का मामला 100 होता है, तो बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो बताओ बलवीर जो है वो अपनी आय का 20% किस पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर, और शिक्षा पर खर्च करता है 20%। तो बताओ अब शेष क्या बचेगा, तो भाई 20%, प्रतिशत का मामला है तो 100 लेके चलेंगे अपन। अब 100 में से 20 खर्च कर दिए, तो बताओ शेष क्या बचा, अब तो शेष बचा 80%। ठीक है, ये इसको 80 मान लो, एक ही बात है। ठीक, बाद में एक साथ ही लगा देंगे अपन प्रतिशत, तो 80 शेष बच गया। अब देखो इसमें से कह रहा है शेष का 40% वह है अपने भोजन पर, यानी ये जो शेष बचा है इसका 40% बताओ किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर। अब कई यहाँ गलती करते हैं कि शेष है 80, 80 का 40%, इसका मतलब 40, ध्यान रखना वो गलत है। कैसे निकालो, 80 का 40% निकालना है आपको, तो ऐसे निकालते हैं। देखो 80 गुणा में 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका मतलब 8 चौके 32। 80 में से 32 खर्च कर रहा है, वो बताओ किस पर, भोजन पर। जब 80 में से 32 भोजन पर खर्च कर दिए, तो अब बताओ मेरे को उसके पास में शेष क्या बचेगा, तो अब बचेगा भाई 80 में से 32 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48। अब ये जो 48 बचे हैं उसमें से भी वह शेष का 50% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी इसमें से भी वो कपड़ों पर खर्च कर देता है। और कपड़ों पर देखो 48 का 50%, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ 50%, इसका मतलब आधा। तो 48 का आधा कितना, 24। अब 48 में से 24 गए, तो बताओ शेष क्या बचेगा, भाई शेष बचेगा 48 में से 24 घटाऊंगा तो ये 24%, क्योंकि ये परसेंटेज में था पूरा। तो अब 24% उसके पास में शेष बचा है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, यदि उसकी वार्षिक बचत, इसका मतलब वार्षिक बचत दे रखी है अपन को, और इसकी जो वार्षिक बचत है, बताओ वार्षिक बचत कितनी है, तो वार्षिक जो बचत है वो है, वार्षिक बचत बराबर है 14,400। अब देखो ये वार्षिक बचत है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 24% बराबर है भाई 14,400 के, बताओ कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, शेष यही बचा है। तो 24% बराबर है 14,400 के, 24% बराबर है 14,400 के, है या नहीं है। तो बताओ 1% बराबर में क्या होगा,
तो ये होगा भाई 14,400 बटे में 24, तब 1% बराबर ये होगा। तो परसेंट का मामला है, कुल के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो देखो हम 24 6 144, 600 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 60,000। और ये 60,000 देखो वार्षिक बचत है, तो इसका मतलब बलवीर की क्या होगी, वार्षिक आय होगी। चलो यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये आएगी 60,000 और ये वार्षिक आय आई है, बलवीर की जो वार्षिक आय है वो है 60,000 रुपये। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है, मासिक क्या होगी। अब देखो आप सभी को पता है ये वार्षिक आय है, इसका मतलब एक साल में बलवीर कमाता है 60,000। तो बताओ बलवीर की मासिक आमदनी क्या होगी। तो मासिक आमदनी के लिए हम क्या करेंगे भाई, 60,000 में 12 का भाग दे देंगे या नहीं देंगे। तो 12 पंजे 60, इसका मतलब इसकी जो मासिक आमदनी है बताओ वो क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5,000 होगा, ठीक है। अब देखो यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इसको भाई दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। और देखो वो दूसरा तरीका कौन सा है जिससे आप इसको हल कर सकते हो, तो देखते हैं दूसरे तरीके से अपन कैसे हल करेंगे। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, वो बिल्कुल आसान है, इससे भी आसान है। देखिए कैसे। अब हमसे कह रहा है कि बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये तभी लगेगा जब शेष का ऐसे अपन से कहेगा। तो बलवीर की इनकम हमें पता नहीं है, तो अपन ने मान लिया कि बलवीर की आय बताओ क्या है, x है। अब इसमें से 20% वो खर्च कर देता है शिक्षा पर। तो बताओ खर्च करने के बाद में शेष कितना बचा, 80%। हटाऊंगा बटे में क्या लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा। इसमें से भी वह 40% भोजन पर खर्च करता है, तो 40% कम करना है। तो ध्यान रखना 40% कम करना है, इसका मतलब 60 बटे में 100। आप में से कई गलती ये करते हैं कि 80 में से 40 घटा के यहाँ 40 बटे में 100 कर देते हो, ध्यान रखना वो गलत है। आपको 100 में से ही घटाना है, ये अपने आप शेष ही बचता है ऐसी अवस्था में। अब ये देखो बलवीर के पास में वर्तमान में ये शेष बचा है, इसका भी वह 50% कपड़ों पर खर्च करता है। तो बताओ उसके पास में इसका कितना बचेगा, 50% ही बचेगा। और इस प्रकार उसकी जो वार्षिक आय है वो है 14,400 रुपये। तो भाई अब इसको काट लेते हैं अपन। तो देखो कैसे काटेंगे, 2 जीरो, ये 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो, ये 1 जीरो और कट रहा है। तो देखो काटेंगे अपन, तो बताओ किससे कट रहा है ये। तो देखो 5 से काट लेता हूँ, 5 दूनी 10 और 2 से ये कटेगा 3 बार, 8 तिये 24 और 24 से देखो ये 144 कट जाएगा 6 बार। कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये भी कट गया। अब ये 600 है इधर और इधर सिर्फ क्या बचा है 100। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, चलो लिख देता हूँ ऐसे। देखो यहाँ तो बचा सिर्फ x, यहाँ बचा है 100 बराबर इधर बचा है 6 और आगे 2 जीरो है 600 और बटे में 1। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आया है, 60,000 रुपये आया है। और ये 60,000 बताओ कब के आए हैं, जो अपन को बचत दे रखी है वार्षिक। तो इसका मतलब ये वार्षिक आय है। हमको चाहिए मासिक, तो मासिक के लिए बताओ अपन क्या करेंगे, तो अपन 60,000 में 12 का भाग देंगे, तो जो मासिक आय आएगी वो आएगी बताओ कितनी, 5,000 रुपये। इसका मतलब बलवीर की जो मासिक आय है वो बताओ क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये। तो आप ये दोनों तरीके से कोई से भी तरीके से हल कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मित्रों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न क्या है। ठीक है, तो देखो आखिरी प्रश्न जो है ये आपको हल करना है, क्योंकि इस टाइप के मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाला किसी परीक्षा में 30% छात्र, सॉरी आपको मैंने हालांकि दूसरा बताया था, देखो ये टाइप भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब हमसे कह रहा है किसी परीक्षा में 30%, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभार रीजनिंग में भी पूछता है भाई, इस टाइप का प्रश्न अपने विशेषकर राजस्थान के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। देखना आप पेपर पिछले उठा के, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में,
45% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखो, एक तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन डायग्राम बना के हल करते हैं। और डायग्राम कैसा बनाएंगे, आपको पता हो रीजनिंग में एक टॉपिक होता है कथन और निष्कर्ष वाला, जिसमें इस प्रकार से अपन गोले बनाते हैं, कुछ बंदर मानव है, कुछ जंगल झोपड़ी है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम 30% छात्र तो भाई हिंदी में, तो हिंदी में कितने प्रतिशत हैं, 30% है। किसमें है, तो ये है हिंदी में, ठीक है। और अंग्रेजी में कितने हैं बताओ, हम अंग्रेजी में है 45%, तो ये 45% हो गए अंग्रेजी में, ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। और 20% दोनों में कॉमन अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब देखो यहाँ परसेंटेज देखना है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है, ये भी अनुत्तीर्ण है। अगर ये परसेंटेज समान है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो इसमें 2 अनुत्तीर्ण होते, एक उत्तीर्ण देता, तो फिर उसको अपन को चेंज करना पड़ता। अब देखो यहाँ यही डायग्राम से अपन कैसे हल करेंगे इसको, तो यहाँ भाई 20% दोनों में कॉमन है, हिंदी और अंग्रेजी में, ये दोनों में कॉमन है। तो अपन इसको कैसे हल कर सकते हैं, 20% घटा दो, तो 30 में से 20 घटाऊंगा तो हिंदी में केवल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, 10। ऐसे ही इन दोनों में 20% ये कॉमन है, 45% में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 25। तो ये अनुत्तीर्ण का है, तो मैंने भी लिखा अनुत्तीर्ण बराबर, जोड़ लो इन सबको, तो 10 + 20 + 25 बराबर कितना हुआ, तो ये हो गया 55%। जब 55% अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ उत्तीर्ण विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 100 में से घटा दो 55 को, यानी 45% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए उत्तीर्ण। अब देखो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बिगर डायग्राम के भी हल कर सकते हो। और वो हल कैसे करोगे, तो एक ऐसी अवस्था में अपना एक फॉर्मूला होता है पास या फेल ज्ञात करने का। तो पास या फेल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो फॉर्मूला जो है वो ये है कि a + b - c। अब ये क्या है भाई, a + b - c। a का मतलब होता है पहला विषय, b का मतलब होता है दूसरा विषय, c का मतलब दोनों में कॉमन। बताओ किसका दे रखा है, पास का या फेल का, तो सारे प्रतिशत अनुत्तीर्ण के दे रखे हैं, इसका मतलब सारे प्रतिशत हमें फेल के दे रखे हैं। तो फेल का दे रखा है तो पहले फेल ही ज्ञात करेंगे अपन। तो ए का मतलब पहला विषय, अब इसमें बदलने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा प्रश्न में दे रखा है वहीं से लिख दो। तो 30 है। दूसरे विषय में तो अंग्रेजी में है 45%, दोनों में कॉमन कितने हैं, तो भाई 20%। बस ऐसे कैसे लिखना है, अब हल कर लो। 30 और 45 75, 75 में से 20 घटाऊंगा तो बताओ क्या बचेगा, तो भाई 55%। और जब 55% विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो बताओ पास कितने होंगे, यानी 45% विद्यार्थी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। वैसे अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आज के 5 सवाल। अब अपनी क्लास का समय समाप्त होता है, वापस अपनी मुलाकात इसी मोड पर होगी, कल वापस फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।